हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो कंटिन्यूशन टॉपिक में है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर 2 हम सब बेसिक कंसेप्ट्स कर रहे थे। बेसिक कंसेप्ट्स में वी विल मूव ऑन टू द 6th कंसेप्ट। इससे पहले हम कर चुके हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड एंड फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। नाउ वी विल स्टार्ट। आज हम करेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। हमने पहले भी किया। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। ठीक है, अगर हमने घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, कंज्यूमर घर खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, तो क्या है? इन्वेस्टमेंट। अगर प्रोड्यूसर मशीन्स खरीदता है, कार खरीदता है, बिल्डिंग खरीदता है, तो क्या है? इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट अगर रोड्स बनवाती है, ब्रिजेस बनवाती है, हॉस्पिटल्स बनवाती है, तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। Addition to capital stock is investment. Now how to connect the words gross and net? दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। सो व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए मैंने एक कार खरीदी, आई बॉट अ कार। ठीक है, एक गाड़ी खरीद ली एंड द कार वॉज वैल्यू, सेडान खरीदी, बड़ी सी गाड़ी। ठीक है, द कार वॉज ऑफ वैल्यू से 10 लाख। ठीक है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ से 5 years, 5 साल बाद इस गाड़ी की क्या वैल्यू होगी? क्या ये वैल्यू आज भी, गाड़ी की वैल्यू 10 साल बाद, 5 साल बाद भी 10 लाख होगी? नहीं, द वैल्यू ऑफ कार विल रिड्यूस। ठीक है, तो कार की वैल्यू कम होके मान लीजिए 5 साल बाद हो जाएगी 6 लाख, है ना। गाड़ी की सेम वैल्यू तो नहीं रहेगी, गाड़ी की वैल्यू कम हो गई। अब ये रिडक्शन इन द वैल्यू, ये वैल्यू क्यों रिड्यूस हुई? Why did this value reduce? The reasons for reduction in the value may be due to normal wear and tear, usage की वजह से, यूज किया है आपने तो नॉर्मल wear and tear की वजह से reduce होगी, wear and tear। और क्यों रिड्यूस होगी? चलो अच्छा, मान लेते हैं हमने गाड़ी यूज ही नहीं किया, लाके अपने घर के बाहर खड़ी कर दी, 5 साल तक वो घर के बाहर खड़ी रही, हमने यूज ही नहीं की, तो क्या वैल्यू रिड्यूस नहीं होगी? तो कार वैल्यू जो 10 लाख रुपीज थी, क्या आज भी वो 10 लाख रहेगी? नो, द वैल्यू ऑफ कार विल स्टिल रिड्यूस। तो रिड्यूस क्यों होगी वैल्यू? ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। सो the car value will reduce due to normal wear and tear, due to passage of time। और इस रिडक्शन इन वैल्यू को हम नाम देते हैं, इस रिडक्शन इन वैल्यू जो 4 लाख वैल्यू रिड्यूस हुई है, इसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट डेप्रीसिएशन। इसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो जिस वैल्यू पे हमने गाड़ी खरीदी थी, इसको हम बोलेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया? डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया, और अब हमें क्या वैल्यू मिल गई? नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस वैल्यू में से मैंने डेप्रीसिएशन को निकाल दिया, तो मेरे को फाइनल, आज की प्रेजेंट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू मिल गई। कि एक्चुअल कितनी वैल्यू है? दैट इज 6 लाख। तो ग्रॉस वैल्यू इज अ बिगर कंसेप्ट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज अ बिगर कंसेप्ट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रीसिएशन निकाल लिया जाता है, तो उसको मिलता है नेट इन्वेस्टमेंट। तो फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला यहां पे बनता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन is equal to net investment। नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ द इन द इकोनॉमी, ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी, एंड देन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन निकाल दिया जाए तो क्या मिल जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट। तो एक क्विक फॉर्मूला हम बना लेंगे, विच मीन्स अगर कोई भी ग्रॉस कंसेप्ट है, उससे हमें किसी नेट कंसेप्ट की वैल्यू निकालनी है। ग्रॉस बड़ा कंसेप्ट है, वैल्यू ऑफ गाड़ी जो हमने खरीदी थी, इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे, मतलब डेप्रीसिएशन निकाल लेंगे। गाड़ी थी 10 लाख की, 5 साल तक उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट होती गई, तो उसकी डेप्रीसिएशन की वैल्यू को निकाल लेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट वैल्यू।
बट इन केस यू आर गिवन विद नेट वैल्यू, अगर आपको नेट वैल्यू दी हुई है और आपको बोला कि ग्रॉस निकालो, आपको बोल दिया कि गाड़ी की वैल्यू आज 6 लाख रुपीज है और ये 4 लाख डेप्रीशिएट हो चुकी है, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, तो आप सब क्या करेंगे, प्लस डेप्रीसिएशन, ठीक है, उस वैल्यू को ऐड कर देंगे डेप्रीसिएशन को ग्रॉस में। तो एक क्विक याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न हियर फ्रॉम दिस टॉपिक इज ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन माइनस करके नेट मिलता है और नेट में डेप्रीसिएशन ऐड करके ग्रॉस मिलता है। एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, ग्रॉस बड़ी वैल्यू है, गाड़ी याद रखनी है, गाड़ी खरीदी थी 10 लाख की, दिस इज ग्रॉस वैल्यू, माइनस किया हमने डेप्रीसिएशन तो हमें मिल गई नेट वैल्यू। डेप्रीसिएशन क्या है, डेप्रीसिएशन है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम या ड्यू टू एक्सपेक्टेड obsolescence। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। सो जब भी गाड़ी की या किसी भी एसेट की वैल्यू नॉर्मल यूसेज की वजह से कम हो रही है, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से कम हो रही है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब हमें पता है कि कम होगी, किसी भी रीजन से हमें पता है कि कम होगी, समथिंग दैट इज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन कंसेप्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डेप्रीसिएशन को बहुत अलग अलग नेम से भी जाना जाता है। डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड, 90% क्वेश्चंस में डेप्रीसिएशन का यही नेम यूज होता है, एंड इट इज कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो 90% केसेस में डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। देयर आर सम अदर नेम्स ऑल्सो फॉर डेप्रिसिएशन। दीज अदर नेम्स कैन बी रिप्लेसमेंट कॉस्ट या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। तो डेप्रिसिएशन का जो मेन नेम है वो है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, उसके अलावा उसको और क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, or it may also be called as capital consumption allowance। ठीक है, तो एक क्विक रिव्यू करेंगे आगे जाने से पहले। व्हाट डिड वी डिड टिल नाउ वाज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। Net investment is actual addition to capital stock. Now what does this actual word means? Because कोई भी अगर एसेट खरीदेंगे तो उसकी वैल्यू ओवर द इयर्स डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि उसका नॉर्मल वियर एंड टियर हमने उसको यूज किया है, या टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है, या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से डिक्रीज होती है। तो इसकी वजह से जो वैल्यू डिक्रीज हुई उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो नेट वैल्यू आ जाएगी। मींस गाड़ी की आज की एक्चुअल वैल्यू इज 6 लाख। तो ग्रॉस वैल्यू जो जितने में हमने खरीदा था उसमें से डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो रिमेंबर, ग्रॉस से जब नेट कंसेप्ट जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इज अ बिगर कंसेप्ट, उसमें से डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे तो नेट आ जाएगा। नेट इज अ स्मॉलर कंसेप्ट, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो ग्रॉस आ जाएगा। क्लियर? ऑल्सो रिमेंबर, डेप्रिसिएशन को हमेशा एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में डेप्रिसिएशन नहीं बोला जाता है। 90% केसेस में डेप्रिसिएशन इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। समटाइम्स इट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, समटाइम इट इज कॉल्ड कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। तो ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ग्रॉस एंड नेट। ऑल्सो रिमेंबर, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन, जो हमने अभी पढ़ा है, और दूसरा वर्ड होता है जिसको बोलते हैं कैपिटल लॉस। ठीक है, डेप्रीसिएशन वो फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट है, किस वजह से? वियर एंड टियर की वजह से, वियर एंड टियर की वजह से, टाइम की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, और किस वजह से? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से। ठीक है, लेकिन कैपिटल लॉस क्या है? व्हाट इज कैपिटल लॉस? कैपिटल लॉस का मतलब है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू सम इंसिडेंट, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस।
बहुत बार 1 मार्क क्वेश्चन में आता है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब थेफ्ट, चोरी हो गई, ठीक है, फायर, आग लग गई, एनी अदर एक्सीडेंट या फ्लड। सो एनीथिंग दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड, उसकी वजह से जो वैल्यू कम होती है उसको कैपिटल लॉस लेते हैं। और कैपिटल लॉस का को हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ डेप्रीसिएशन कंसेप्ट जो है कंसीडर करना है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में मेजर जो डिफरेंस है वो डेप्रीसिएशन है। हमेशा याद रखना है ग्रॉस एंड नेट, ग्रॉस और नेट का मेजर जो डिफरेंस है दैट इज डेप्रीसिएशन। तो ग्रॉस में से जब डेप्रीसिएशन निकाल लेंगे तो हमें नेट वैल्यू मिल जाएगी, नेट में डेप्रीसिएशन ऐड कर देंगे तो ग्रॉस वैल्यू मिल जाएगी। एक बार क्विक रिवाइज करेंगे बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। Gross investment is addition to capital stock of the country. Net investment is actual addition to the capital stock of the country. हमने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी थी 10 लाख रुपए की, लेकिन 5 साल बाद वही गाड़ी 6 लाख की है। 4 लाख की वैल्यू कम हो गई है। जो कम होती है वैल्यू, उस डिक्रीज्ड वैल्यू को हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है? डेप्रीसिएशन का मतलब है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू, किस वजह से? ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। 90% केसेस में याद रखेंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड कंजम्पशन ऑफ कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। ग्रॉस से नेट कंसेप्ट जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस कंसेप्ट जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में बहुत मेजर डिफरेंस है। डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट, कैपिटल लॉस इज डिफरेंट। डेप्रिसिएशन वियर एंड टियर, टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है, और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस वो जो हमें पता नहीं है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल लॉस। ठीक है, नाउ ऑल्सो रिमेंबर दैट ग्रॉस एंड नेट वैल्यू को अगर कंपेयर करते हैं तो ग्रॉस वैल्यू मे बी इक्वल टू और मे बी मोर देन इन नेट। ठीक है, नेट वैल्यू से ऐसा नहीं है कि ग्रॉस वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ग्रॉस वैल्यू इज ऑलवेज मोर देन नेट वैल्यू। इट कैन बी मोर देन नेट वैल्यू और इट कैन बी इक्वल टू नेट वैल्यू एज वेल। ठीक है, जब हमारा ज्यादा कब होगी? जब देयर सम डेप्रीसिएशन, और इक्वल कब होगी? जब डेप्रीसिएशन इज 0। डेप्रीसिएशन जो है जब 0 हो जाएगा तो ग्रॉस वैल्यू विल बी इक्वल टू नेट वैल्यू। तो अगर ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन आता है दैट ग्रॉस वैल्यू इज ऑलवेज मोर देन नेट वैल्यू, तो यू विल से नो, इट इज फॉल्स, दैट बिकॉज ग्रॉस वैल्यू कैन समटाइम्स बी इक्वल टू नेट वैल्यू व्हेन डेप्रीसिएशन इज 0। बट रिमेंबर, डेप्रीसिएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे डेप्रीसिएशन कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसीलिए कभी भी ग्रॉस वैल्यू जो है वो कम नहीं होगी नेट वैल्यू से। नेट वैल्यू से इट विल नेवर बी लेस देन द ग्रॉस वैल्यू। सो दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। इस टेबल को बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ टूडेज क्लास। ये तीनों कंसेप्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो इट इज 7th concept which is net indirect taxes, NIT, net indirect taxes। पहले net indirect taxes समझाने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि टैक्स जो होते हैं they are of 2 types। 2 तरीके के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हम यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? वो टैक्स जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो, यू पे टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। जैसे आपने अपनी इनकम पे एवरी ईयर आप अपनी इनकम पे टैक्स पे करते हो तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। प्रॉपर्टी पे टैक्स पे करते हो, प्रॉपर्टी टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। बट व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, खाना खाने के बाद आपके बिल के साथ लास्ट में जीएसटी लिख के प्लस 18% जीएसटी उन्होंने लगा के दे दिया और यहाँ पे अमाउंट लिख दिया। मान लीजिए आपने खाना खाया 1000 रुपीज का और उस पे 18% जीएसटी के हिसाब से
180 रुपए उन्होंने जीएसटी का जोड़ के 1180 का बिल बना के दे दिया। तो आप क्या करते हो? क्या आप ऐसा बोलते हो कि 1000 रुपीज आप रखो, 180 रुपए मैं खुद सरकार को दे दूंगा और 1180 रुपीज जो है मैं रेस्टोरेंट को नहीं दूंगा? क्या करते हैं आप? जाके सीधा 1180 रुपीज का पेमेंट रेस्टोरेंट ओनर को कर देते हैं, एंड दिस टैक्स यू हैव पेड टू द रेस्टोरेंट ओनर, और रेस्टोरेंट ओनर जाके सरकार को दे के आएगा। मतलब आपने डायरेक्टली टैक्स नहीं पे किया, आपने रेस्टोरेंट ओनर को दिया और रेस्टोरेंट ओनर ने गवर्नमेंट को दिया। आप कोई भी मार्केट से सामान खरीदते हैं और उस पर जीएसटी देते हैं, से यू बॉट अ फैन ले खरीदते हैं और फैन के ऊपर आप कुछ जीएसटी पे करके आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप पहले जाके सीधा गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, आप शॉपकीपर को दे रहे हैं और शॉपकीपर गवर्नमेंट को दे रहा है। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स दैट इज इनडायरेक्टली पेड। ठीक है, इट इज नॉट बॉर्न, द बर्डन इज नॉट बॉर्न बाय द पर्सन हु एक्चुअली पेज द टैक्स। वो पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है वो टैक्स का बर्डन बियर नहीं कर रहा है। पे कौन कर रहा है? पे कर रहा है शॉपकीपर। ठीक है, और पे मतलब पे टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पे कौन कर रहा है? शॉपकीपर। और बर्डन कौन बियर कर रहा है? बर्डन कौन बियर कर रहा है? कंज्यूमर। तो यहाँ पे डिफरेंट पर्सन पे कर रहा है और डिफरेंट पर्सन बर्डन बियर कर रहा है। टैक्स, इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आप मेरे दूसरे वीडियोस पे जाके समझ सकते हैं कि व्हाट इज इन डिटेल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज गवर्नमेंट इज डायरेक्टली पेइंग द टैक्स इज डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। नाउ बिफोर कमिंग टू कंसेप्ट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एक और कंसेप्ट हम समझेंगे जिसको बोलते हैं सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स तो बेसिकली क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स इज पेड टू द गवर्नमेंट। कंज्यूमर शॉपकीपर को देता है और शॉपकीपर पे कर देता है गवर्नमेंट को। नाउ इससे एक ऑपोजिट कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं सब्सिडीज, जिसको हम बोलते हैं सब्सिडीज। नाउ व्हाट इज सब्सिडी? सब्सिडी इज समथिंग दैट इज पेड। सब्सिडीज क्या है? सब्सिडीज इज समथिंग दैट इज पेड बाय द गवर्नमेंट टू द कंज्यूमर। तो उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे टैक्स जो है वो कंज्यूमर, हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, इसी तरह से गवर्नमेंट कुछ छूट, कुछ राहत देती है हमें कि कोई कमोडिटी है, से गैस सिलेंडर इज फॉर 1000 रुपीज, तो सरकार बोलेगी कि हम आपको 200 रुपीज की सब्सिडी दे रहे हैं, आपको सिर्फ 800 रुपीज ही इस गैस कंपनी को पे करना है, 200 वी विल पे ऑन योर बिहाफ। तो सब्सिडीज आर लाइक द ऑपोजिट ऑफ टैक्स, कि आपने टैक्स पे किया उसके अगेंस्ट में आपको सब्सिडीज मिल गई, आपको छूट मिल गई। तो सब्सिडी इज समथिंग दैट गवर्नमेंट पेज टू द कंज्यूमर। ठीक है, गवर्नमेंट पे कर रही है कंज्यूमर को। तो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम यहाँ पे। मान लीजिए हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, सर हमने गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स पे किया है, हमने गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स पे किया है। कितना इनडायरेक्ट टैक्स पे किया है? से 1000 रुपीज। खाना खाने गए रेस्टोरेंट में, टैक्स पे किया 1000 रुपीज। गवर्नमेंट ने कंज्यूमर को सब्सिडी दी है से 200 रुपीज। तो एक्चुअल में हमने कितना टैक्स पे किया? 800 रुपीज, राइट। हमने कितना टैक्स पे किया? 800 रुपीज। तो 1000 रुपीज का सामान हमने जितना भी सामान खरीदा या जितना भी स्पेंड किया उस पर 1000 रुपीज का टैक्स पे किया। गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दे दी, तो हमें एक्चुअल कितना हमने टैक्स पे किया? विच इज 800 रुपीज। तो ये 800 रुपीज क्या होगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कि हमने कितना एक्चुअल में नेट फाइनली कितना टैक्स पे किया। सो इसका मतलब हमने 800 कैसे निकाला? हाउ डिड वी कैलकुलेटेड 800? जल्दी से बताएंगे सब लोग। 800 कैसे निकाला? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस किया तो क्या मिल गया? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा या मीनिंग हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स is equal to indirect tax minus subsidies. So indirect tax, net indirect tax means the difference between indirect tax and subsidies. यहीं से definition बनेगी. Net indirect tax is difference between indirect tax and subsidies. Net indirect tax is indirect tax minus
सब्सिडीज से हमें मिल जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब नाउ नेट इनडायरेक्ट टैक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। व्हेन इट विल बी पॉजिटिव, एनआईटी कब होगा पॉजिटिव? एनआईटी विल बी पॉजिटिव जब इनडायरेक्ट टैक्स इज ग्रेटर देन सब्सिडीज। इसकी वैल्यू नेगेटिव कब होगी? नेगेटिव होगी जब इनडायरेक्ट टैक्स कम है, इज लेस देन सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स इज लेस देन सब्सिडीज। और इसकी वैल्यू 0 कब होगी? क्विकली, जब इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू सब्सिडीज। जब इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल हो जाएगा सब्सिडीज के तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो याद रखेंगे, जब इनडायरेक्ट टैक्स इज ग्रेटर देन सब्सिडीज, जब इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडीज के से ज्यादा है तो पॉजिटिव हो जाएगा एनआईटी, जब इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडीज से कम है तो नेगेटिव हो जाएगा, और जब इक्वल है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू सेम रिलेटेड कंसेप्ट एक और पढ़ेंगे हम। एंड व्हाट इज दैट रिलेटेड कंसेप्ट हियर इज कि हमने कोई, मान लीजिए प्रोड्यूसर ने ये पेन प्रोड्यूस किया। ये पेन मार्केट में मिलता है 10 रुपए का। ठीक है, दिस पेन इज सेफ फॉर 10 रुपीज इन द मार्केट। तो ये पेन प्रोड्यूस करने में प्रोड्यूसर ने लैंड लिया होगा रेंट पे, है ना, वही 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वही 4 फैक्टर पेमेंट्स। सो द से ही मस्ट हैव टेकन लैंड और रेंट। उसको इस पेन, सिर्फ एक पेन के लिए उसने 2 रुपीज का रेंट पे किया। ठीक है, उसके बाद उसने लेबर हायर किया होगा तो उसके लिए लैंड के लिए हो गया ये रेंट। लेबर हायर किया होगा तो उसका वेजेस उसने दिया से 3 रुपीज। ठीक है, देन उसने कैपिटल लिया होगा, लोन लिया होगा, तो पर पेन बता रही हूं मैं, है ना, बहुत सारे जितने भी पेन्स उसने प्रोड्यूस किए उसको मैंने पर पेन का कॉस्ट डिवाइड कर दिया। तो इंटरेस्ट उसने दिया होगा से 1 रुपी, और अपना प्रॉफिट अर्न किया होगा, उसका प्रॉफिट, रिटेलर का, होलसेलर का, सबका प्रॉफिट लगा के मैं मानती हूं कि 2 रुपीज का उसने प्रॉफिट अर्न किया होगा। तो टोटल कितना हो गया? 2 + 3 5 6 7 8 रुपीज। लेकिन ये तो हो गया कौन सा कॉस्ट? ये हो गया फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इंक्लूडिंग प्रॉफिट इंक्लूड करके उसका कॉस्ट ये हो गया कि इतना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट हुआ। ठीक है, तो आफ्टर यूजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिस इज द कॉस्ट जो उसको मिलता है। लेकिन मार्केट में तो पेन 10 रुपए का बिक रहा है, 2 रुपए कहां गए? वेयर डिड 2 रुपीज गो? बिग क्वेश्चन, वेयर डिड रुपीज टू गो? 2 रुपए कहां चले गए, है ना? तो 2 रुपए कहां चले गए? फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट इंक्लूडिंग प्रॉफिट। याद रखना है, आप ये नहीं कह सकते 2 रुपए प्रॉफिट अर्न कर लिया, ये प्रॉफिट तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो ये पेन 10 रुपए का क्यों बिक रहा है? क्योंकि सरकार लगा देती है इस पे टैक्स। क्या? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। दो स्टेशनरी पे टैक्स नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि उस पे टैक्स था, या किसी भी और कमोडिटी का एग्जाम्पल लेंगे तो उस पे टैक्स था, तो गवर्नमेंट इस पे लगा देती है टैक्स। तो जीएसटी लगाने के बाद 2 रुपीज, ये पेन मार्केट में बिका 10 रुपीज का। तो मार्केट प्राइस क्या हो गया इस पेन का? मार्केट प्राइस हो गया 10 रुपीज। मार्केट प्राइस हो गया 10 रुपीज। तो हमें क्या समझ में आया? फैक्टर कॉस्ट था 8 रुपीज, जीएसटी मतलब एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स उसने लगा दिया कितना? 2 रुपीज का। तो अभी मार्केट प्राइस हो गया 10 रुपीज। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया? फैक्टर कॉस्ट जिसमें टैक्स नहीं है और उसमें से टैक्स ऐड कर देते हैं तो मिलता है मार्केट प्राइस। मार्केट का जो प्राइस है उसमें टैक्स इंक्लूडेड है। आप बहुत सारी चीजों पे देखोगे, कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हो तो उसके पीछे लिखा होता है ₹100 और ब्रैकेट में नीचे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो ये ₹100 क्या है? मार्केट प्राइस, वो प्राइस जिसपे वो कमोडिटी मार्केट में बिकेगा। तो मार्केट प्राइस में टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स नहीं है। तो मार्केट प्राइस से अगर हमें फैक्टर कॉस्ट जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, तो क्या करेंगे? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस मतलब वो प्राइस जितने में वो कमोडिटी मार्केट में बिकेगा। तो मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट जाना है तो मैं क्या करूंगी? माइनस
NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दूंगी। और मेरे को फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो मैं क्या कर दूंगी, प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दूंगी। तो मार्केट प्राइस में टैक्स है, मार्केट प्राइस से NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में NIT ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मार्केट प्राइस। ठीक है, और NIT कैसे निकालते हैं, व्हाट इज NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विच इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। कभी कभी इनडायरेक्ट टैक्स की जगह GST लिख के दे देते हैं, तो याद रखना है इनडायरेक्ट टैक्स इज GST। GST दिया है और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों दिया है तो हम फिर इनडायरेक्ट टैक्स ही लेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज हमें क्या मिल जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस में टैक्स ऑलरेडी एडेड होता है तो उसमें से निकाल लेंगे तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन हमेशा याद रखना है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सबका कॉस्ट लगा के जितना भी हमें कॉस्ट मिलता है इंक्लूडिंग प्रॉफिट इज फैक्टर कॉस्ट। इसमें सरकार अपना टैक्स ऐड कर लेती है तो हमें क्या मिल जाता है, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस में से NIT माइनस करेंगे फैक्टर कॉस्ट में NIT ऐड करेंगे तो मार्केट प्राइस। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। दो मेजर कंसेप्ट हमने करे हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है डेप्रिसिएशन, और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। थर्ड मेजर पॉइंट करेंगे और फिर एक क्विक रिविजन करेंगे अबाउट द थर्ड पॉइंट इज अबाउट net factor income from abroad. So third major point that we will do today and seventh major concept from the chapter is net factor income from abroad. हमारे कुछ रेसिडेंट्स होते हैं जो बाहर की कंट्री से कुछ पैसा अर्न करके लेके आते हैं, राइट। टिल मैंने नॉर्मल रेसिडेंट बताया था ना कि वो बाहर जाते हैं और 1 साल से ज्यादा अगर बाहर रह रहे हैं तो वो वहां के नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएंगे, लेकिन 1 साल तक वो हमारी कंट्री के ही नॉर्मल रेसिडेंट है। तो एनीवन हु इज, मान लीजिए हमारी कंट्री, मैंने अब मैप तो नहीं बनाया है, डिफिकल्ट टू मेक, तो मान लीजिए कि ये सर्कल जो है हमारी कंट्री है। तो हमारे कुछ रेसिडेंट्स, हमने कुछ लोग बाहर भेजे। इट कैन बी रेसिडेंट्स, इट कैन बी सम लैंड जो हम बाहर खरीद लेते हैं, ठीक है। इट कैन बी अ कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड, पैसा जो इन्वेस्ट किया। तो एनी फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, कोई भी, रेंट हो सकता है, वेजेस हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, किसी भी तरीके का फैक्टर इनकम अगर बाहर से हमारी कंट्री में आ रहा है, बाहर से हमारी कंट्री में आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एनी काइंड ऑफ फैक्टर इनकम। जो बाहर से हमारी कंट्री में आ रहा है उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। याद रखना है, एनी काइंड ऑफ फैक्टर इनकम, सिर्फ वो नहीं जो पैसा पर्सन्स कमा के लाएंगे, बट इट कैन बी मनी फ्रॉम द रेंट ऑफ लैंड, मनी कैन बी इन्वेस्टेड एंड देन इंटरेस्ट उसका आ सकता है, देन कोई हमने बैंक या कंपनी बाहर खोली है उसका प्रॉफिट आ सकता है। तो एनी काइंड ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो पैसा बाहर से आता है, इसको हम अपनी शॉर्ट फॉर्म में फीफा भी बोलते हैं, FIFA, फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसी तरीके से जैसे हम बाहर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बाहर के लोग हमारी कंट्री से पैसा ले जाते हैं, जैसे हम बाहर से पैसा लेके आते हैं ना, ऐसे ही उनके भी कुछ लोग यहाँ पे होंगे जो काम कर रहे होंगे, जो बाहर का पैसा हमारी कंट्री में इन्वेस्टेड होगा, जो उन्होंने लैंड रेंट पे दिया उसका पैसा इन्वेस्टेड होगा, तो वो जो पैसा ले जाएंगे उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, या सिंपल टर्म्स में फीटा। ठीक है, एग्जाम में फीफा फीटा नहीं लिखना है, फुल फॉर्म लिखना है फीटा। तो फैक्टर इनकम वो पैसा जो हमें बाहर से मिला और वो पैसा जो वो ले गए। तो अगर मान लीजिए हमें बाहर से मिला 1000 करोड़ और वो जो ले गए वो था 800 करोड़, तो अल्टीमेटली हमें कितना पैसा मिला बाहर से, 1000 करोड़ माइनस 800 करोड़, मीन्स बाहर से जो एक्चुअल पैसा आया वो था 200 करोड़। तो ये 200 करोड़ क्या है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। So what is this 200? NFIA, net factor income from abroad. तो that is basically called FIFA minus FITA. कैसे निकाला हमने, फैक्टर इनकम फ्रॉम माइनस फैक्टर इनकम टू। तो यहाँ पे क्विकली लिख लेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम
factor income from abroad minus factor income to abroad. Means FIFA minus FITA. FIFA minus FITA. Factor income from abroad minus factor income to abroad. तो इट इज जो इनकम हमने बाहर से कमाई माइनस जो इनकम हमने बाहर दे दी. फिर FIFA माइनस FITA. FIFA माइनस FITA. दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तो NFIA कैसे निकालेंगे? NFIA कैलकुलेट करेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. दैट इज FIFA माइनस FITA. तो मान लीजिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से इनकम आई 1000 और हमने बाहर इनकम दी, मीन्स बाहर के लोग हमारी कंट्री में आके ले गए इनकम 800. तो कितनी इनकम फाइनली आई? 200. अब मान लीजिए बाहर से इनकम आई 800 और हमसे वो इनकम ले गए 1200. तो कितना हो गया NFIA? माइनस 400. मान लीजिए बाहर से इनकम आई 1000 और हमने इनकम हमारे यहाँ से भी ले गए वो 1000. तो NFIA हो गया 0. तो बेसिकली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. FIFA माइनस FITA. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव होगा कब? जब when FIFA factor income from abroad is more than FITA factor income to abroad. नेगेटिव होगा जब factor income from abroad is less than factor income to abroad. 0 होगा जब factor income from abroad is equal to factor income to abroad. तो याद रखना है कि इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी 0, इट कैन बी नेगेटिव. कोई भी वैल्यू हो सकती है. और ये फैक्टर इनकम किस फॉर्म में आती है? ऑल 4 फैक्टर्स इनकम के फॉर्म में. रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, किसी भी फॉर्म में अगर बाहर से हमारी कंट्री में इनकम आ रही है तो उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. एक और चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है, ये बहुत लोग नहीं बताते हैं. बच्चे सोचते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज सेम एज एक्सपोर्ट्स. ये लास्ट ईयर 2021 में क्वेश्चन 2021 22 सेशन का जो पेपर अभी हुआ है बोर्ड एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन भी था कि NFIA और नेट एक्सपोर्ट्स में क्या डिफरेंट है. तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एक्सपोर्ट्स में गुड्स हमारी कंट्री में बनी है और वो गुड्स हमने बाहर बेची है. बट NFIA मीन्स हमारी कंट्री ने बाहर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए हैं और उनसे इनकम आ रही है अंदर. इट इज नॉट. गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. एक्सपोर्ट्स में गुड्स हमारी कंट्री में ही बने हैं. NFIA में गुड्स बाहर बने हैं, सिर्फ इनकम हमारी कंट्री में आ रही. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन NFIA एंड नेट एक्सपोर्ट्स. ये याद रखना है. नाउ NFIA का जो मैंने आपको बताया 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो इसीलिए देयर आर फ्यू कंपोनेंट्स ऑफ NFIA. कभी कभी एग्जाम में कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ NFIA. What are the major components of NFIA? The first component of NFIA is net compensation of employees. Net compensation of employees. Means it is wages. जो हमारे लोग बाहर गए हैं काम करने, वो जितना भी वेजेस अर्न करके लेके आ रहे हैं वो क्या हो जाएगा? नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज टिल दे आर आवर नॉर्मल रेसिडेंट. जब तक वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट हैं. एक बार वो वहां के नॉर्मल रेसिडेंट बन गए तो फिर वो हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट नहीं होंगे. नेक्स्ट इज कॉल्ड नेट इनकम. नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी and entrepreneurship. एंटरप्रेन्योरशिप. तो कोई भी इनकम जो हम प्रॉपर्टी से ला रहे हैं या एंटरप्रेन्योरशिप से ला रहे हैं, मतलब इसमें आ जाएगा रेंट, इंटरेस्ट,
एंड प्रॉफिट का एक पार्ट होता है डिविडेंड, और प्रॉफिट का ही दूसरा पार्ट होता है रिटेन्ड अर्निंग्स, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स विच आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये कम आता है क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत कम आता है, लेकिन हमें NFIA का मीनिंग आना चाहिए। NFIA इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जो लोग हमारी कंट्री के बाहर गए हैं, इनकम अर्न करके हमारी कंट्री में लेके आ रहे हैं टिल दे आर अवर नॉर्मल रेसिडेंट, तो वो हो जाएगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फिर कुछ लोग बोलेंगे कि मैम वो लोग भी तो होते हैं जो बाहर 1 साल से ज्यादा रहते हैं और वहां पर काम कर रहे हैं, 1 साल से ज्यादा वहां पर रह रहे हैं, तो उस केस में अगर वो पैसा भेजते हैं तो वो क्या होगा, उसको हम बोलते हैं रेमिटेंस। उसको क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। और क्योंकि वो हमारे रेसिडेंट नहीं है तो दैट विल बी टर्म्ड एज ट्रांसफर इनकम, उसको बोलेंगे ट्रांसफर इनकम। ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगी टॉपिक कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से इनकम आती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, उसको क्या बोलते, कैसे समझाएंगे उसको। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फीफा माइनस फीटा से क्या मिल जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नाउ इसी कंसेप्ट को आगे एक कंसेप्ट के साथ हम कंबाइन करेंगे विच इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। आगे बढ़ाएंगे, वैसे बेसिकली नेक्स्ट वीडियो आप मुझे मेरा फॉलो कर सकते हो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। बट वो इनकम जो डोमेस्टिकली अर्न की गई है, जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न की गई है, डोमेस्टिक टेरिटरी की आप वीडियो मेरी देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम अर्न की गई है उसको बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। और जो बाहर से इनकम आ गई, मतलब कौन सी इनकम आई बाहर से, NFIA, जो आई माइनस जो गई, जो बैलेंस निकलेगा NFIA, इसको जोड़ के हमें पूरी इनकम मिल जाती है जिसको बोलते हैं नेशनल इनकम, विच विल बी कॉल्ड नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक मतलब विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, और डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से जो इनकम मिल जाती है उसको बोलते हैं जोड़ के नेशनल इनकम। तो दो कंसेप्ट हो गए, डोमेस्टिक एंड नेशनल। ठीक है, डोमेस्टिक से अगर हमें नेशनल जाना है तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक से, डोमेस्टिक इज समथिंग जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी है, और बाहर की जो इनकम है उसको अगर हम ऐड कर देंगे NFIA तो हमें क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम। नेशनल में से हम अपनी बाहर वाली इनकम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिकली अर्न्ड इनकम। तो डोमेस्टिक छोटा कंसेप्ट है, उसमें बाहर की इनकम जोड़ेंगे तो नेशनल मिलेगा, नेशनल में से बाहर की इनकम माइनस कर देंगे तो डोमेस्टिक मिलेगा। एक क्विक रिव्यू करते हैं ऑफ व्हाट वी हैव डन टुडे। हमने आज करा 3 मेजर कंसेप्ट, ग्रॉस एंड नेट। हमें ग्रॉस से नेट जाना है तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन। याद रखना है ग्रॉस और नेट का डिफरेंस इज डेप्रीसिएशन, और नेट से ग्रॉस जाना है तो प्लस डेप्रीसिएशन। बीच में आता है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक से अगर नेशनल जाना है तो क्या करेंगे, प्लस NFIA, राइट, क्योंकि डोमेस्टिक तो छोटा है, नेशनल बड़ा है, तो डोमेस्टिक में नेशनल ऐड करेंगे तो प्लस NFIA। और नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो क्या करेंगे, माइनस NFIA। ठीक है, एंड लास्ट कंसेप्ट दैट वी डिड वाज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट जाना है तो माइनस NIT, और फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस जाना है तो प्लस NIT, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे और यहाँ पर हम प्लस करेंगे, दैट इज माइनस NIT एंड प्लस NIT। ओके, तो NIT को माइनस करना है फैक्टर इनकम निकालने के लिए। मार्केट प्राइस मतलब जितने में बिक रहा है मार्केट में, उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स NIT माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। डेप्रिसिएशन को हम ऑल्सो वी कॉल इट एज कंपनसेशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। NFIA को हम बोलते हैं फीफा माइनस फीटा
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। NIT को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये डायग्राम याद रखेंगे। बिफोर यू सी माई नेक्स्ट वीडियो ये डायग्राम सबको बाय हार्ट याद हो जाना चाहिए। ये भी याद रखना है कि यहाँ ऊपर से नीचे जा रहा है तो माइनस है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर से नीचे जाएंगे तो माइनस होगा। आप बोलेंगे मैम आपने नेशनल ऊपर और डोमेस्टिक नीचे क्यों नहीं लिख दिया, इसका भी एक रीजन है। तो इसलिए इसी पैटर्न में इसी सीक्वेंस में लर्न करना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड नेक्स्ट वीडियोज बेटर। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर। आपके कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई डू टेक अप योर कमेंट्स इन माई नेक्स्ट वीडियोज एंड डू फॉलो माई वीडियोज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू एवरीवन।